नमस्कार मित्रों, स्वच्छ समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है देवी गौरी प्रियंवदा, है ना। आज इनसे हमारी मुलाकात है और मुझे लगता है कि इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी ख्याति प्राप्त करने वाली कथावाचिका हो सकती है एक दो, लेकिन मेरी नज़र में तो नहीं है। आज इनसे बातचीत करते हैं, क्या सफर रहा, कैसे क्या सिस्टम रहा इनका। जी गौरी जी, आपका स्वच्छ समाचार में स्वागत है। जी, सबसे पहले सभी दर्शकों के लिए मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवान आपको खुश रखे। जी गौरी जी, मैं आपसे पहला प्रश्न ये करना चाहूँगा कि आप इतनी कम उम्र में इस लेवल की कथावाचिका हैं, आपको बड़ा पसंद किया जा रहा है, यहाँ तक कि मेरे विचार से कि आपके मिलियनों में दर्शक हैं। ये उपाधि प्राप्त करने के बाद आप कैसा फील कर रही हैं, कैसा लगता है मन? जी, बहुत अच्छा लगता है भैया। और भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा रही है मेरे ऊपर कि मैं कहीं से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कहीं पे। हमेशा जहाँ भी गई हूँ वहाँ लोगों ने मुझे अपना भरपूर प्यार दिया है। जी जी, मेरा मानना यह है कि कहीं न कहीं आपकी उम्र इसमें बड़ा योगदान दे रही है, क्योंकि आपकी कम उम्र है और कम उम्र के होने के बाद इस तरह की व्याख्यान सुनाने वाली एक कथावाचिका हमारे सामने है और बड़े अच्छे से हारमोनियम प्ले कर रही हो कोई बेटी और गा रही हो अच्छी, तो कहीं न कहीं मन जो है आकर्षित होता है उसके प्रति और लगता है कि बड़ा अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। ये भी एक कारण है आपको पसंद करने। जी भैया। मैं एक आपसे और भूमिका में प्रश्न बनाऊंगा। जैसे कि बच्चे होते हैं, गाने बजाने की तरफ अगर एक रुख लेते हैं तो उनको माँ बाप रोकते हैं, है ना। माँ बाप टोकते हैं, कहते हैं कि आप बच्चे हो, पढ़ो लिखो, आपको क्या रखा है इसमें गाने बजाने में। कभी कभी तो कुटाई भी हो जाती है ना। तो ऐसा कब क्या क्या हुआ आपके साथ, थोड़ा ऐसा था भैया, कुटाई वाला सीन जरूर बताना। जी। ये एक बार थर्ड क्लास में पढ़ते थे, तो पापा जी शुरू से हमारे शास्त्री रहे हैं, शीलेंद्र कुमार यादव। तो वो हारमोनियम प्ले करते थे घर पे, तो ऐसे ही घूमते आते थे, उन्हें देखते थे उनकी उंगलियां कैसे चलती हैं, उंगलियां अपनी चलाते थे, बड़ी अच्छी लगती थी देखने में। तो मुझे पता नहीं क्या हो गया, तो मैं एक दिन बैठ गई और अचानक ही मेरे पे एक तर्ज आ गई हरे राम हरे कृष्णा की। और जब मैं थर्ड क्लास में थी तो पापा ने भी हमारे ने विरोध किया और इस चीज का कि आप मत सीखो, पढ़ने में सही हो तो पढ़ते रहो। नहीं हो पाई। जी नहीं, एक बार डांटा तो था लेकिन टूटा तो नहीं खैर। लेकिन डांटा तो था, लेकिन विरोध भी किया था एक दिन। और दादी माँ ने कहा था कि कोई बात नहीं, सीख लेने दो, क्या दिक्कत है। तो पापा ने कहा था कि इस चीज में कुछ नहीं रखा और सीख लो, कोई बात नहीं। लेकिन और दादी माँ ने भी जो एक पिता का कर्तव्य था उन्होंने पूरा किया, कहीं वो भी कम नहीं रहे और पिताओं से, है ना। वो डरते थे कि अगर ये भागवत में पढ़ गई तो कहीं इसकी पढ़ाई अच्छे से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरे हुनर को देखा, उन्होंने मेरी अंदर की कुछ। जी जी जी, जैसा कि अभी आपके पिताजी ने अब भी देख रहे हैं, तब भी देख रहे थे, आज इतनी प्रसिद्धि आपको मिली है और आप जो है बड़े अच्छे लेवल से कथावाचिका बन चुकी हैं। तो अब आपके उन्हीं पिता की क्या दृष्टिकोण है, थोड़ा सा उसके बारे में। जैसे भैया शुरू में मैंने हारमोनियम सीखा था तो कुछ दिन तो विरोध किया था। और भैया भी मेरे इस चीज को थोड़े प्रेमी हैं, शास्त्रों से थोड़ा लगाव है और हारमोनियम से भी। तो वो भी बजाते थे तो बड़ा मन करता था। तो ज्यादा नहीं, लगभग मुझे भी पता नहीं चला कि मुझे कितना समय लग गया इसमें चीज में। ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीना में मैं पूरी हारमोनियम की इतना मतलब अच्छे से सीख लिया था मैंने कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी बजाने में। फिर जैसे ही मेरे पापा ने देखा कि अब ये नहीं मानेगी, इसने पूरी तरह सीख ही लिया है, तो फिर मुझे शास्त्रों का ज्ञान कराया और कुछ भागवत का ज्ञान कराया बस। और यहीं से मेरे पापा ने मेरा साथ दिया कि चलो अब सीख ही गए हो। लेकिन भैया मेरी पढ़ाई की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान लगा। मेरे पापा ने थोड़ा इस चीज़ से मेरे लिए बचाव रखा, क्योंकि ये बोलते थे कि अगर इसी चीज़ में पढ़े रहोगे तो फिर पढ़ना भी ज़रूरी है, तो अपनी पढ़ाई सबसे पहले। तो अभी शिक्षा में क्या चल रहा है? भैया मैंने अभी 12th की है, अभी मेरा रिजल्ट भी नहीं आया। देखिए, 12वीं की छात्रा जो है एक बड़े अच्छे लेवल की जो है कथावाचिका है, जिससे हमारी बात चल रही है, नाम है गौरी शास्त्री जी। लेकिन क्या विचारधाराएं होती हैं, इनको देवी कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शर्म तो जब आती है जब क्या क्या
कुकर्म करती हैं कथावाचिकाएं और उनके आगे देवी लगाया जाता है। छोड़िए और आगे बात का सिलसिला बढ़ाते हैं। जी देवी कहूँ, कोई आपत्ति तो नहीं है? कोई बात नहीं, आप नाम ले लीजिए। अच्छा है। जी 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 जैसे कि अगला प्रश्न मेरा रहेगा, जो अदरवाइज कथावाचिकाएं हैं, आप एक लड़की हैं, इसलिए आपसे मैं इस प्रश्न को कर रहा हूँ। अदर जितनी कथावाचिकाएं हैं जिनके बारे में अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं यूट्यूब से और बड़े अश्लीलता का जो है दिखा रही हैं, ऐसे मान लीजिए, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, लोगों का काम है कहना, है ना, ये दुनिया है, पता नहीं क्या क्या कहती है, और अपने ऊपर एक अटल विश्वास होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, जहाँ हमें जाना है, अगर रास्ता हमारा कठिन है तो भैया उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है ना। तो कुछ लोग हाँ होते हैं, कुछ लोग, मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन लोग भी, दुनिया है ये, कुछ भी कह सकती है, लेकिन हमें भी, हम कथावाचक तो हमें उस हिसाब से अपनी वेशभूषा में, अपनी लैंग्वेज में हमें कैसे हमें प्रस्तुत होना है सबके सामने, ये भी देखना जरूरी होता है। और दुनिया है, कुछ भी कहे कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपनी तरफ से तो अपने अंदर एक सुधार लाना चाहिए, क्योंकि हम कथावाचक हैं और हम ही कथावाचक ऐसा इंसान होता है जो दुनिया में कुछ न कुछ, उन्हें देख करके लोग प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हाँ ये लोग हैं। हमें देख करके जब हम ही यही हाल करेंगे तो फिर ये जो साधारण लोग हैं इनका क्या हाल होगा। जी देखिए, कितनी सुंदर बात है कि एक वाचक या कथावाचिका है, ये समाज का दर्पण है। समाज का दर्पण ही अगर गंदा होगा तो क्या सदृशीकरण कर पाएगा, क्या दिखा पाएगा समाज को? ये कितनी सुंदर बात कही है देवी गौरी जी ने। जी गौरी जी, मैं आपसे और बात का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले एक बात और करना चाहूँगा कि जैसे कई बातें ऐसी आती हैं, और मैं आपको एक बीच में छोटी सी बात बताता चलूँ कि मुझे जब पता चला कि मुझे गौरी जी का इंटरव्यू करना है तो मैंने आपको बड़ा सर्च किया, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, बड़े कमेंट खंगाले के कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए कि जिससे मैं इनको पकड़ सकूं। पकड़ने का मतलब आप समझ रही होंगी, लेकिन मुझे कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल पाया जिससे मैं आप पे कोई एक टिप्पणी कर सकूं। तो ऐसे आपको क्लीन रहने के लिए, बिल्कुल साफ स्वच्छ जीवन बिताने के लिए कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता होगा। जी भैया, बिल्कुल हाँ, सामना तो होता ही है, क्योंकि बहुत जगह जाते हैं लोग, मतलब मुझे शुरू से ही एक, मतलब सिंपलिटी बहुत अच्छी लगी है अपने आप में, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे बालों पे बड़ी टिप्पणी की है कि बाल क्यों नहीं रखाती, ये फैशन है अपने उसमें। तो मेरे पापा ने, मतलब मेरे शुरू से ही ये बाल ऐसे ही रखे थे, तो कुछ लोग बहुत कहते थे कि लड़की है तू, तो लड़की की तरह रह कर, लड़का नहीं कभी बन पाई। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा तो कुछ कर सकूं जो मेरे माँ बाप को और मेरे घर वालों को अच्छा फील हो, मेरे पे गर्व हो, मेरे परिवार वालों को अच्छा फील हो। और मतलब बालों के ऊपर मुझे बहुत सारी टिप्पणियां मिली कि इतनी बड़ी हो गई है, क्यों कटवाती है बाल, रखाती क्यों नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा था, बालों में भैया कोई रुचि नहीं रही मेरे को शुरू से, लेकिन मेरी ये थी, एक इच्छा थी कि मेरी थोड़ी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो मैं अपने बाल रखाऊंगी। स्कूल मेरा दूर है, थोड़ी यहाँ से दूरी पर था घर से, तो प्रॉब्लम होती थी और इतना हम समय नहीं दे पाते थे, पढ़ाई वढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा था, 12th करी है, और इसी वजह से मैंने अपने बाल नहीं रखाए। तो बालों के ऊपर मुझे बहुत कुछ सुनने के लिए मिला। देखिए, बालों के ऊपर सुनने के लिए मिला, ये प्रश्न मैं करने वाला था, लेकिन आपने एडवांस में उत्तर दे दिया। बड़ी चतुर हैं आप। लेकिन बालों की बात जहाँ तक है, मैं आपको एक बात बता दूं, देवी आकृति मिश्रा के बारे में सुना है आपने? जी भैया, सुना है। राजस्थान की जो है ब्रांड एम्बेसडर है, बड़ी सिंगर है, बहुत बड़ी भक्त गायिका है, जिनकी बड़ी बड़ी एंट्रियां हुआ करती हैं। देवी आकृति मिश्रा आपके शक्ल से बिल्कुल सेम मैच करती हैं, और बिल्कुल सेम बाल हैं और सेम जो है शक्ल है बिल्कुल। आकृति मिश्रा जी को आप सुनिएगा एक बार। तो इतनी बड़ी सिंगर बाल नहीं रखा रही है, जिसके एंट्री में लाखों की संख्या होती है, तो आप जो अभद्र टिप्पणियां बालों के प्रति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ना। तो मेरा मानना है कि बाल एक श्रृंगार होता है। अगर शोभा छोटा होकर के दे रहा है तो अच्छा है, बड़ा होकर के दे रहा है तो भी अच्छा है। आगे बात का सिलसिला बढ़ाते हैं, वो कहने वाले क्या कहते हैं। जी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपसे कि जैसे लोग कहते हैं कि आप, मेरे पास भी कमेंट आए हैं कि आप इंटरव्यूज करते हैं तो दो एक प्रश्न पुटअप कर दिया करें। तो आप पूरा नाम क्या लिखती हैं? जी, मेरा नाम है गौरी प्रियंवदा।
प्रियंवदा। प्रियंवदा से आप क्या समझते हैं? प्रियमदा का मतलब होता है भैया, प्रिय माने तो प्यारा होता ही है प्रिय, और वदा का मतलब होता है बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला। प्रियंवदा। देखिए कितना सुंदर अर्थ दिया है, बड़े सरल शब्दों में, सुंदर बोलने वाला। जी शास्त्री लिखती हैं आप नाम के आगे पीछे कहीं? नहीं भैया, मैं शास्त्री नहीं लिखती। तो शास्त्री हैं आप? नहीं, मैं कथावाचक हूँ। देखिए कितना सुंदर विचार है, कितना सरल व्यक्तित्व है इनका। मैं बड़ा प्रभावित हूँ इनसे और मैं बड़ा गंभीरता से सोच रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं क्या शब्द बोलूँ, क्योंकि बड़े सुंदर विचार हैं इनके। शास्त्री नहीं लिखती हैं और मैं कई बार देखता हूँ जाके छोटे छोटे जो बाजा सीख लिया, मैंने पूछा नाम क्या है तो फलाना शास्त्री, तो वहाँ पे जाके मुझे लगता है कि ऐसा वक्ता होना चाहिए। जी तो वैसे मेरे मन मैं एक प्रश्न कर दूं कि शास्त्री क्या होता है, तो आपके मायने में क्या होता है? जी भैया, जो शास्त्री का मतलब होता है जो क्रमबद्ध तरीके से, जो अच्छे तरीके से शास्त्रों का ज्ञान करे, शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़े, वही शास्त्री होता है। शास्त्रों का अध्ययन करे, शास्त्रों का वास्तव में मर्मज्ञ हो, जी भैया, उसे हम शास्त्री कहेंगे। देखिए कितना सुंदर विचार है। और शास्त्री एक बहुत बड़ी शैली है। शास्त्री प्रियंवदा जी नहीं लिखती हैं, गौरी जी नहीं लिखती हैं। जी गौरी जी, मेरा एक इसी बीच में प्रश्न आ गया मन में, मैं अगर कहें आप तो मैं प्रश्न करूं। मेरा प्रश्न यह है कि कई वक्ता, बड़े बड़े विद्वानों के मुंह से मैंने सुना है कि स्त्री को कभी व्यास मंच पर, व्यास आसन पर नहीं बैठना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? बुरा मत मान जाना। नहीं भैया, कोई बात नहीं। ये प्रश्न हर बार देखने के लिए मिलता है, हर जगह कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या ये सही है, नहीं बैठना चाहिए। तो भैया मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस संसार में स्त्रियों ने हर हर क्षेत्र में अपना योगदान अच्छे से दिया है। और आपने तो सुना ही होगा, सर्वप्रथम अनुसुईया जी ने सीता जी को कथा सुनाई थी, और गार्गी बड़ी विद्वान थी जिन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया था, बड़े क्रमबद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से, बड़ी ज्ञाता थी। और आज भी हमारे क्षेत्र में जो देवियां हैं, देवी चित्रलेखा जी हैं, देवी जया किशोरी जी हैं, बड़े अच्छे इंटरनेशनल लेवल की वक्ता हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों को व्यासगद्दी पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कौन करते हैं जिनकी दुकानें पूरी तरीके से बंद हो रही हैं, जो जिनमें ज्ञान की कमी है। जो अच्छे उच्च कोटि का वक्ता होगा वो ऐसे प्रश्न कभी नहीं करेगा। जी ये गौरी जी का सवाल का जो उत्तर है बड़ा प्रभावित कर रहा है मुझे, क्योंकि इनका सीधा चैलेंज है कि जिन लोगों की दुकानें बंद होती चली जा रही हैं, जिन लोगों को बेटियों की बराबरी करने की क्षमता खत्म होती जा रही है, वो सिर्फ ये कहता है कि बेटियों को व्यासासन पर नहीं बैठना चाहिए, गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। कोई अच्छा वक्ता, अच्छा विद्वान व्यक्ति नहीं कह सकता इस बात को। तो कितने उच्च कोटि के विचार हैं। चलो मत बराबरी करो, एक डायलॉग है, उसको ये पूरा कर रही है। आपने देखा होगा कि किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सिंगिंग में चले जाइए आप, और स्पोर्ट्स में चले जाइए, किसी में भी चले जाइए, साइंस में चले जाइए, हमारी जो भारतवर्ष की बेटियां हैं वो आज तक किसी से कम नहीं है, जिन्होंने पुरुषों को अपने से कई कदम पीछे छोड़ा है। जी देखिए कितना सुंदर, कितना बड़ा सोच रखती हैं ये देवी गौरी जी, कि हर जगह स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में, तमाम जगह साइंस में पुरुषों को काफी पीछे छोड़ दिया है। और ये सच भी है, इतिहास गवाह है इस चीज के लिए कि बेटियों ने इतना बढ़ चढ़ के योगदान दिया है कि अभी हिमा सिंह जो है, हिमा सिंह नाम है उसका, वो स्वर्ण पदक जीत करके लाई हैं, विश्व में रनिंग में विजेता रही हैं। तो ये बड़े पैमाने से ऐसा अपने भारत का कोई पुरुष नहीं कर पाया, वो एक बेटी करके लाई है। तो जब मेरा भी ये प्रश्न है कि जब स्वर्ण पदक जीत के बेटी लाती है तो कहते हैं कि बेटी बहुत अच्छा करती है, और जब बेटी एक कथा आसन पर, व्यास मंच पर बैठ करके कथा करती है तो कहते हैं कि बेटी को व्यासासन पर नहीं बैठना चाहिए। ये सर्वथा गलत है मेरे विचार से भी। जी आइए और भी बात का सिलसिला बढ़ाते हैं। जी गौरी जी, आप एक ऐसा किस्सा सुनाइए मुझे जो आपके जीवन को झकझोरने वाला। आपको ये लगा हो कभी कि मुझे ये कथा नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई सिचुएशन बन गई हो आपके सामने, ऐसा लगा हो कि क्या अब मैं कथा करूं या न करूं, ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि कथा बंद कर देनी चाहिए, ऐसा कोई कहानी छोटी सी? देखिए भैया,
शुरू से मैंने भगवान पे इतना विश्वास रखा है कि जब से अपनी या शुद्ध संभाली है मैंने, तो भगवान पे इतना बड़ा विश्वास रखा है कि श्री कृष्ण मन में यही गोविंद गोविंद नाम आता था। और कभी भी किसी से ना तो डरी हूँ कि कौन क्या कहता है, कोई मतलब नहीं। और बातें तो मैंने बहुत सुनी अपने बारे में, मेरे मोहल्ले में भी बहुत होती थी, गांव में भी बहुत होती थी कि ये अभी से लड़की बहावत कर रही है, अच्छा नहीं है बहावत कहना। तो लेकिन मेरे मन में ये विचार कभी नहीं आया कि मैं इनकी बातों से मैं अपना ये बहावत करना छोड़ दूंगी। कई कई बार ऐसा होता है कि अब मैं क्या करूं, भागवत करना ही बंद कर दूं क्या, अब तो हद ही हो रही है, ऐसा कभी हुआ हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ बातें तो मिली ही सुनने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा। कर्तव्यनिष्ठ था। बिल्कुल भैया, धर्म से अपने हटी नहीं और भगवान की कृपा हमेशा बनी रही, भगवान पे विश्वास बनाया और हमेशा बड़ी बूढ़ों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत रहा है। सबकी दुआएं मेरे पर लगी हैं और जहाँ भी गई हूँ वहाँ सबका आशीर्वाद, सबकी दुआएं, सबका प्रेम भरपूर मिला है। जी गौरी जी, आपसे अगला प्रश्न ये है कि जो और भी जितनी लड़की हैं, बेटियां हैं, कथावाचिका हैं और बड़े अच्छे तरीके से कथाएं कर रही हैं, और मुझे लग रहा है कि इस बार महिला शास्त्रियों की तो भरमार हो गई, तो वो किस तरह कथा कर रही हैं और किस तरह उन्हें करनी चाहिए, किस आचरण में रहना चाहिए, थोड़ा सा उनके बारे में अपने शब्दों में। जी भैया, हमारी बहनें कथावाचिकाएं वो बहावत कर रही हैं, तो इस चीज का बहावत करने के लिए सबसे जरूरी है हमारी मर्यादा। हमें अपनी मर्यादा में जरूर रहना है, क्योंकि एक हमारे ये जो वस्त्र है, हमारा जो वेशभूषा है, यही एक बता सकता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। और लेकिन यही भी एक बात है कि हमें अपने करैक्टर से थोड़ा बच के रहना चाहिए। अपना करैक्टर हमें सबसे, क्योंकि सुंदरता एक करैक्टर ही हमारी ओरिजिनल सुंदरता होती है जी। और वैसे सुंदर तो आपने वैश्या भी देखी है, सुंदर वैश्या भी होती है, लेकिन जो असली सुंदरता है वो हमारा करैक्टर है। और ये सर्टिफिकेट हमें दुनिया से नहीं लेना, इसका सर्टिफिकेट हमारी आत्मा और हमारे परमात्मा के पास। तो हमारी मर्यादा, पर्दे के बाहर तो लोग कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन असली जो वक्ता हो, कोई भी इंसान हो, उसकी आत्मा और वो परमात्मा ही समझ सकते हैं कि वो कैसा है। और दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी, हमारा कैरेक्टर कैसा है। केवल ये इस चीज को हम खुद फील कर सकते हैं कि हम कैसे हैं। जी, कितना सुंदर जवाब है। और इनका कहना है कि आंतरिक सुंदरता ही बाहरी सुंदरता का प्रमुख रूप होती है। जैसे बड़े विद्वान कहते हैं, सुंदर शब्द की परिभाषा होती है सुधन अंदर, जो अंदर से सुंदर है वही सुंदर होता है। और इनका सीधा कहना है कि आप जो है समाज से अपनी बात को छिपा सकते हैं, अपने दोषों को छिपा सकते हैं, जनता से अपने दोषों को छिपा सकते हैं, लेकिन ईश्वर से और अपनी आत्माओं से नहीं छिपा सकते। इसलिए गौरी जी का कहना है कि आप जो है अपने आप को अपनी आत्माओं से पवित्रता रख के अपने जीवन का निर्माण करें, कथा वाचन करें। जी, अंतिम शब्दों में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने दर्शकों से जो अपील करना चाहें और जो संदेश देना चाहें, संक्षिप्त रूप में दीजिए, इसके साथ हम समाप्त करेंगे अपने सेशन। जी, सभी दर्शकों से मेरी यही प्रार्थना है कि सबको भरपूर प्यार दें, स्त्रियों की इज्जत करें, बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, अपने बच्चों को भी प्यार से रखें, क्योंकि अभी महामारी का वक्त था, अभी कोरोना गया है, अब यूक्रेन और रूस में बड़ा युद्ध चल रहा है, तो हमें कोई भी पता नहीं है भगवान के समय की कि हमारे साथ क्या हो जाए कुछ भी। तो भगवान के भजन में लीन रहें, और क्योंकि भजन की भी कोई उम्र नहीं होती, कब हमारी अंतिम सांसें हमारा पीछा कर रही हैं कोई पता नहीं है, और कब हमारा समय नजदीक आ जाए। और इस चीज की भजन की कोई उम्र जो है वो डेफिनेट नहीं है कि हमें भजन करते रहना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए और भगवान का भजन आराम से करना चाहिए, नो टेंशन और नो डाउट की। जी जी जी, देखिए ये थी देवी गौरी प्रियंवदा जी। ऐसे ही वक्ताओं से, ऐसे ही अडिग, स्थिर और बड़े अच्छे विचारधारा वाले शख्सों से मिलने के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, प्रणाम, वंदन, आदाब, सत श्री अकाल।